है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अम्बेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अम्बेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर डाला। सिलसिलेवार किए ट्वीट में पीएम मोदी ने कांग्रेस के अम्बेडकर विरोधी कारनामों को भी गिना डाला। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, अम्बेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हराया। नेहरू ने अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अम्बेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी फोटो को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने अम्बेडकर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला तो उसे चौतरफा वार झेलनी पड़ी। जो अम्बेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष बैकफुट पर है, क्योंकि अमित शाह के आरोपों में आधार भी है और उन आरोपों पर नेहरू सरकार के अम्बेडकर को लेकर रवैये पर इतिहास की मोहर भी है। तो चलिए अगली जो खबर है विधानसभा सत्र से जुड़ी है उसको देख लेते हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का विधानसभा में आज रौद्र रूप देखने को मिला। रौद्र रूप के पीछे की वजह सपा विधायक अतुल प्रधान रहे हैं। अतुल प्रधान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्या है पूरा मामला और क्यों सतीश महाना का रौद्र रूप दिखा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस रौद्र रूप में तब आ गए हैं जब सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा की मर्यादा को तार-तार करने पर उतारू हो गए थे। गुस्से से लाल सतीश महाना अपने आसन से ही खड़े हो गए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा। ये पूरा वाकया तब हुआ जब स्वास्थ्य के मुद्दे पर विधानसभा में बहस चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संबोधन के दौरान विपक्षी विधायकों ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान की सदस्यता रद्द करने की चेतावनी देते हुए पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दिया। नहीं, मैं आराम नहीं कर रहा। अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो क्या, और आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों के गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। अध्यक्ष जी का अधिकार है और इस मामले को हम कल विधानसभा में उठाएंगे और अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि उनकी ये गलती को खत्म करके उनको दोबारा बुला लिया जाए। समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके जो विजय अर्जित की थी, विधानसभा के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गई। 27 का सत्ताधीश बनने का सपना 4 जून को उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब 47 तक का रास्ता बंद हो गया। तो ये बौखलाहट में सदन के अंदर नियमों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बातें वह जनता भी देख रही है और सदन भी देख रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष जी को फिर अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग नियम के दायरे में करें। उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सपा विधायकों पर संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखने का आरोप है। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब उद्धव ठाकरे के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं।
उद्धव ठाकरे के बदले हुए तेवर के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी संग्राम के पीछे की वजह मंगलवार को वीर सावरकर को लेकर आया उद्धव ठाकरे का बयान है, जिसमें उद्धव ठाकरे सावरकर का नाम लेकर कांग्रेस को हिदायत देते नजर आ रहे हैं। काँग्रेस असो वा भारतीय जनता पक्ष असो यांनी आता सावरकर आणि भाजपनी सुद्धा नेहरू बोलणं सोडलं पाहिजे, कारण आताचा हा जो काळ आहे तो काळ आपल्याकडे बघतोय की त्यावेळेला त्यांनी जे काही करायचं ते करून गेले, तुम्ही काय करतात? त्याच्यामुळे अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघंही आपापल्या जागी होते। वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस को पड़ी उद्धव ठाकरे की इस फटकार को बीजेपी और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का इफेक्ट बताते हुए उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। उनको अचानक से सावरकर जी की याद आ गई। 5 साल से श्रीमान राहुल गांधी जी सावरकर जी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, आपकी खामोशी का कारण क्या? किसने आपका मुंह बांध के रखा था? किसने आपके हाथ बांध के रखे थे? तब आप क्यों नहीं बोले? जब महाराष्ट्र की जनता ने आपको धरातल पे लाया, आपका अहंकार अपने को खुद को लेकर के डूबा आपको, तब जाकर के आपको सावरकर जी की याद आई। उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा था, अब उन्हें हिंदुत्व की याद आ रही। एक तरफ वो नेहरू जी को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो सावरकर जी को पकड़ना चाहते हैं। ये दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इधर सियासी गलियारों में भी उद्धव के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि चुनाव में मिली हार के बाद उद्धव ठाकरे सावरकर के नाम के सहारे हिंदुत्व की राह पर लौटने की तैयारी में हैं। चलिए बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं और सनसनीखेज खबर दिखाते हैं। संभल में बिजली चोरी, योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, और लेकिन अब बिजली चोरी के इस फेहरिस्त में कुछ और बड़े नाम जुड़ गए हैं। वो नाम कौन से हैं, आप रिपोर्ट देखिए। संभल में बिजली चोरी पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। लगातार तीसरे दिन भी बिजली विभाग ने संभल में बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की है। बुधवार को बिजली चोरी करते हुए संभल में 24 लोग पकड़े गए। 3 दिनों में संभल में 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर संभल के मोहल्ला दीपा सराय, निया सराय, रायसत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके में दर्ज हुई। इन लोगों पर कुल 3 करोड़ 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वसूली की प्रक्रिया भी प्रशासन की तरफ से शुरू करा दी गई है। संभल में बिजली चोरी के मामले में अब तक कुल 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सांसद जी के परिसर पे 2 कनेक्शन हैं। वहाँ पे 2 किलोवाट का एक तो सांसद जी के नाम पे कनेक्शन है, जो कि फ्रंट साइड में, मेन रोड साइड में है, और 2 किलोवाट का एक और कनेक्शन इनके दादाजी के नाम से है, जो कि मृतक हो चुके हैं। अभी तक सांसद जी ने नाम चेंज नहीं कराया है। संभल में बीते 14 दिसंबर से प्रशासन बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रहा है, और इसी की जद में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी घर आया। बर्क के नाम पर लगे मीटर में उनके घर के बिजली का बिल 0 आया है। जियाउर रहमान बर्क के घर पर 3 बिजली के मीटर लगे थे, जिन्हें हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए। वही जो 3 बिजली के पुराने मीटर लगे थे, उनमें से 1 मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर था, जिस पर कई महीनों से बिजली का बिल 0 रुपए दिखाया जा रहा था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में 1 भी यूनिट बिजली की खपत ही नहीं हुई। जून में मात्र 13 यूनिट बिजली खर्च हुई है, जबकि सबसे ज्यादा बिजली की खपत अप्रैल में 35 यूनिट की हुई थी। इस पर संभल पुलिस का कहना है कि मामले में जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मीटर सील करके उसको लैब में जांच करने के लिए आज उनको नोटिस दिया जा रहा है, और उनकी उपस्थिति में ही मीटर का पूरा सील तोड़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल बर्क के घर से निकाले गए मीटर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। और अगली जो खबर है वो फ्री स्कीम की है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल एक फ्री वाला स्कीम लेकर आए हैं, और अब उस फ्री वाली स्कीम पर सियासी बवाल छिड़ गया है। क्या है वो फ्री वाला स्कीम, इस रिपोर्ट को देखिए आप। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज
दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल का ये फ्री वाला तोहफा इस बात की आहट दे रहा है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव सर पर है। केजरीवाल के इस फ्री वाले संजीवनी स्कीम को चुनाव से हम नहीं बल्कि केजरीवाल खुद जोड़ रहे हैं। चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना। चुनाव के दौरान केजरीवाल के अचानक से इस फ्री वाले स्कीम पर सवाल खड़े होने लगे। संजीवनी योजना की घोषणा के बाद पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल से कई सवाल दाग दिए। केजरीवाल जी से पहला सवाल, 10 साल से आप दिल्ली की सत्ता में हैं, बुजुर्गों को दी जाने वाली समाज कल्याण की पेंशन, क्या आपने उसको लागू किया? केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू कर रही थी, क्या आपने उसको लागू होने दिया? जब पिछले 10 साल में आपने अपनी कही हुई बातें और सरकारी सहायता को इन बुजुर्गों को नहीं मिलने दिया, तो आज अगर आप झूठी बात करेंगे तो क्या दिल्ली की जनता आप पर विश्वास कर लेगी? ये बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद जब देते हैं तो देते पूरा है, आपको दिया था, लेकिन आपने इनकी आशीर्वाद का मजाक बना दिया। दिल्ली की जनता को आज त्राहिमाम कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लगी है। दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार करने के लिए केजरीवाल का यह दांव कितना कारगर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संभल के बाद अब यूपी के अलीगढ़ में भी 50 साल पुराना मंदिर मिला है। 50 साल पुराने मंदिर का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें क्या कुछ मिला, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। खंडहर में तब्दील इस मंदिर के बाहर लटकी ये घंटी, मंदिर गर्भगृह में पानी के बीच ये खंडित शिवलिंग, ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं। संभल के बाद अलीगढ़ में भी 50 साल पुराने मंदिर पर ताला लटका हुआ मिला। बन्ना देवी इलाके के सराय रहमान में ये प्राचीन मंदिर मिलने का दावा है। देखिए, एक सूचना संज्ञान में आई थी आज सुबह कि इस तरह का एक प्राचीन मंदिर जो है सराय रहमान थाना क्षेत्र बन्ना देवी में मिला है। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी। और जिन भी लोगों द्वारा इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है, उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। मंदिर की गुमटी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में जब मंदिर का ताला खोला गया तो वहां हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मिले। मैं सराय रहमान में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी हमें सूचना मिली। ये लगभग 49-50 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और इसकी हमें सूचना मिली कि यहाँ कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था और मंदिर को जीर्ण अवस्था में उसमें मलबा भरकर, कबाड़ा कचरा भरकर, मिट्टी भरकर उसमें भोले जी को दबा दिया गया था, शिवलिंग को दबा दिया गया था। और जब हम लोगों को सूचना मिली तो हमने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ पर साफ सफाई की और साफ सफाई के दौरान हमने देखा कि लगभग 2-2.5 फुट नीचे मलबे के अंदर शिवलिंग हमें प्राप्त हुए वहाँ पर, और शिव परिवार तथा हनुमान जी की मूर्ति मंदिर से गायब थे, घंटे टूटे हुए मिले हमें। संभल के बाद अब अलीगढ़ में भी 5 दशक पुराना हिंदू मंदिर के सबूत मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन अब इस पर अवैध कब्जा करने वालों की जांच में जुट गया है।
और अब आपको देश की एक बड़ी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये कालिख, ये राख के ढेर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक था। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रिटायर्ड डीएसपी के घर आग लगने के बाद की है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इस बीच पड़ोसी ने बताया वहाँ नजारा कैसा था। देखा तो मैंने दरवाजा खोला, ये मेन गेट खोला तो धुआं बहुत था। धुएं से अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अपनी भी आंखें नहीं खुल रही थी। जब मैंने कोशिश की, 2-3 बार कोशिश की अच्छी तरह से कि अंदर घुसूं, एक तो पता नहीं चले कि किस रूम में सोए हैं, कहाँ पे सोए हैं। सिर्फ मैंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से उनको 6 बंदों को बाहर निकाला। 6 बंदों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उनको हॉस्पिटल में भेजा। रिटायर्ड डीएसपी सितंबर माह में कठुआ में किराए के घर पर रहने आए थे। उन्हें क्या पता था कि ये घर ही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। जब ये हादसा हुआ उस वक्त घर में 10 लोग मौजूद थे। सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैटर। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड हैं, जिसमें उनके हस्बैंड हैं, उनकी बेटी है, कि बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं, और साथ में इनका बेटा है। दरअसल शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में आग लैंप में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जिसके चलते कमरे में सोए हुए लोगों का दम घुट गया। हालांकि पुलिस अभी भी इसकी जांच में जुटी है। तो चलिए भी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो देश प्रदेश में लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी। और एक और बड़ी खबर, मुंबई के तट पर एक बड़ा हादसा हो गया। लगभग 60 लोगों को ले जा रही जो नौका है वो पानी में डूब गई। अब तक 20 लोगों को बचाए जाने की खबर है, और खबर यह भी है कि 20 लोगों को बचा लिया गया और वे भारतीय तटरक्षक जहाज सुभद्रा कुमार चौहान पर सवार थे। और आईसीजी जहाजों द्वारा खोज अभियान चलाए जाने के दौरान एक शव भी बरामद किया गया है। इसमें मुंबई से एक बड़ी खबर, भारतीय तटरक्षक बल ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास पलटी नाव के बचाव अभियान का वीडियो भी जारी कर दिया। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि जो एक नाव थी वो कुछ लोगों को लेकर जा रही थी और अचानक पलट गई, जिसमें से 20 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक शव भी बरामद हुआ है। तो भारतीय जो तटरक्षक बल है उसने एक वीडियो भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आप मुंबई के तट से देख पा रहे हैं। और आपको कुंभ से जुड़ी कुछ बड़ी खबर दिखाते हैं। कुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। आइए आपको दिखाते हैं कि कुंभ को लेकर क्या है रेलवे की इस बार के लिए खास तैयारी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए रेल प्रशासन ने एक नई योजना बनाई है। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए कलर कोडिंग व्यवस्था की गई है। कलर कोडिंग की व्यवस्था मुख्य स्नान के पूर्व से लेकर 2 दिन बाद तक लागू रहेगी। कैसे मिलेगी ये सुविधा, अब जरा उसे भी समझिए। गेट नंबर 1 और आश्रय संख्या 1 में होगा प्रवेश। प्रयागराज जंक्शन से लखनऊ और वाराणसी दिशा की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाएगी। गेट संख्या 2 और आश्रय संख्या 2 में होगा प्रवेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर दिशा की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। गेट संख्या 3 और आश्रय संख्या 3 में होगा प्रवेश। मानिकपुर, सतना और झांसी दिशा की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। गेट संख्या 4 और आश्रय संख्या 4 में होगा प्रवेश। कानपुर दिशा की ओर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। सभी दिशाओं की ओर यात्रा करने वाले आरक्षित यात्रियों को गेट संख्या 5 से प्रवेश दिया जाएगा।
अब आपको महाकुंभ के दौरान पड़ने वाले मुख्य स्नान की तारीखों के बारे में भी बताते हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें तो प्रयागराज जंक्शन में हमारा मल्टी डायरेक्शन ट्रैफिक हैंडल होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 4 रंग के यात्री आश्रय शेड बनाए हैं, जिसमें लाल रंग है लखनऊ या बनारस की यात्रा करने के लिए, हरा रंग है कानपुर की यात्रा के लिए, पीला रंग है सतना मानिकपुर झांसी की यात्रा के लिए और नीला रंग होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय या हावड़ा की डायरेक्शन के लिए। तो लोग पहले डायरेक्ट एक्सेस उनका नहीं रहेगा, उसी कलर कोडिंग वाले अपने यात्री आश्रय शेड में पहले जाएंगे और इसके बाद वहां से हमारा जो कॉमर्शियल का, आरपीएफ का, जीआरपी का वॉलंटियर है वो सारे उनको गाइड करते हुए उनके फिक्स प्लेटफॉर्म पे ले जाके और उनको ट्रेन में बोर्ड कराएंगे और जैसे ही यहाँ पे संख्या ऐसी होगी कि अब फिर से स्पेशल ट्रेन की आवश्यकता है तो मॉनिटर करते हुए वहाँ पे दूसरी ट्रेन तैयार करके और लोगों को रवाना। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो चलिए कुंभ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रदेश का मंत्रिमंडल संगम में लगाएगा डुबकी, साथ ही मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। महाकुंभ शीर्ष समिति की बैठक में इस पर हुई चर्चा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई महाकुंभ शीर्ष समिति की 16वीं बैठक में 61.24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 17 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। महाकुंभ के यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाली खबरों का भारतीय रेलवे ने किया खंडन। कहा खबरें पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक है। कहा बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध। महाकुंभ के लिए पश्चिम रेलवे ने सूरत के उधना, वलसाड, वापी और विश्वामित्री से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाने का लिया निर्णय। सभी ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन और छिवकी जंक्शन से होते हुए जाएंगी। महाकुंभ मेला के लिए उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के साथ की टेबल टॉप एक्सरसाइज। अधिकारियों से आपदा से निपटने के लिए उनके द्वारा की जा रही तैयारियों का लिया गया जायजा। तो इन खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।